नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो उठापटक का खेल है वो और तेज होता चला जा रहा है। हाल के दिनों में जब राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा लेकर के यूपी में प्रवेश किए और चंदौली से लेकर के ये न्याय यात्रा अपने यूपी के अंतिम पड़ाव आगरा तक पहुंची, तब तक सब कुछ ठीक हो चुका था। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर के जो बंटवारे को जो कुछ भी नरम गरम था वो सब कुछ समस्याएं सॉल्व हो गई थी। लेकिन अचानक इसी बीच जो राज्यसभा का चुनाव आया है और राज्यसभा के चुनाव में महज उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश, बिहार, अन्य राज्यों में भी बीजेपी ने बड़ी साफगोई के साथ, साफगोई कहना यहां थोड़ा उचित नहीं होगा, अपनी जो उनकी कूटनीति है, रणनीति है, उसके तहत विपक्ष को जो तोड़ने का काम किया है, निश्चित तौर पर उससे बीजेपी उत्साहित होगी, राज्यसभा में उसकी सीटें बढ़ेंगी। लेकिन लोकसभा चुनाव से ऐन पहले इस तरह की घटनाएं इंडिया के लिए चिंताजनक जरूर है। आज हम इसी मुद्दे पर वार्ता करने के लिए एकत्र हुए हैं। आज मैं इस पूरे मसले पर विचार विमर्श करूंगा। समाजवादी पार्टी के एक जुझारू नेता हैं, वाराणसी से जुड़े हुए, वाराणसी से वो लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं, विधानसभा का भी चुनाव लड़ चुके हैं और एक तरह से कहा जाए तो पूरी तरह से उनका राजनीतिक जीवन समाजवादी सोच पर आधारित रहा है। अपनी विचारधारा से वो कभी अलग नहीं हुए, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति आई हो। तो हम लिए चलते हैं, आपको मुखातिब कराते हैं अतहर जमाल लारी जी के। लारी जी, आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इस राज्यसभा चुनाव को लेकर के खासतौर पर हिंदी बेल्ट में जो कुछ भी हुआ है, हालांकि इसकी आशंका आपने 2 दिन पहले ही व्यक्त की थी और आपने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के नाम एक संदेश भी जारी किया था। आपने मुझे भी वो संदेश भेजा था और ये कहा था कि इस तरह के लोग जो दल बदल कर सकते हैं, पार्टी छोड़ सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, उन्हें तत्काल निकाल बाहर कर दिया जाना चाहिए। अखिलेश जी ने भी चुनाव परिणाम के बाद ये कहा है कि इस चुनाव में उन्हें जिन लोगों ने धोखा दिया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यूपी में 1, 2 नहीं 8 बताया जा रहा है कि लोगों ने सपा को अंतिम समय में दगा दिया है और बीजेपी को समर्थन देने का काम किया है। लारी साहब, हम एक चीज जानना चाहते हैं, आप इतने लंबे समय से राजनीति में हैं, आप जैसे और भी कई लोग हैं, समाजवादी सोच का आदमी, वामपंथी सोच का आदमी कैसे दक्षिण पंथ की ओर चला जाता है?
सबसे पहले तो चतुर्वेदी जी हम आपका स्वागत करते हैं और आपके दर्शकों का भी स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज बड़े गंभीर मुद्दे पे आप चर्चा कर रहे हैं और ये मसला बहुत ही गंभीर है। कल जिस तरीके से राज्यसभा का चुनाव कई प्रदेशों में हुआ है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने विधायकों को खरीदने का, दबाव बनाने का, डराने का, धमकाने का, लालच देने का कार्य किया है और विधायकों को तोड़ने का काम किया है, ये बहुत शर्मनाक है और ये तानाशाही का घोतक है। जो सरकार और जिसके मुखिया ये कहते हो कि मेरा 56 इंच का सीना है, एक अकेला सब पे भारी, वो सरकार आज डरी हुई है। जिस सरकार के मुखिया एक तरफ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी करते हैं और दूसरी तरफ समुद्र के नीचे जाकर के भी जो है पूजा करते हैं और बचा तो सिर्फ कैलाश पर्वत है, वो पहले ही हुआ है। और पहले ही हुआ है, लेकिन चीन से जो है वो जगह खाली नहीं करा रहे हैं, उस पर वो कुछ नहीं बोल सकते जी। लेकिन आज भी इतना डर है उस पार्टी को, कहने को तो अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें कह दिया कि 370 पार, 470 पार, लेकिन फिर भी यह सरकार डरी हुई है, भाजपा डरी हुई है और डर का ही वजह है जिसके वजह से ये विपक्ष को तोड़ने पे लगी हुई है। ये नहीं चाहती है कि इस देश में विपक्ष नाम की भी कोई चीज रहे। अभी आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट में किस तरीके से विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया गया जी। पार्लियामेंट को विपक्षहीन बनाने की पूरी कोशिश की गई और आज इनकी यही कोशिश है। ये डिक्टेटरशिप चलाना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि इस देश में क्षेत्रीय पार्टियां उभरे या कोई और पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन के हमारे सामने उभरे। ये तो चाहते हैं कि इस देश में चुनाव ऐसे हो जैसे रशिया में होता है, जैसे किम जोंग है, जो उसके यहाँ जिस तरीके से चुनाव होता है, ये चाइना में और कुछ जगहों पे ठीक उसी पैटर्न पे अब ये जाना चाहते हैं। अभी आपने देखा पाकिस्तान में भी चुनाव हुआ जी, किस तरीके से वहां पे धांधली हुई और शायद वही पैटर्न ये भी अपनाना चाहते हो लोग। एक उदाहरण आपके सामने भी आया है, आपने देखा होगा कि चंडीगढ़ में जो है जी किस तरीके से धांधली हुई, किस तरीके से बैलेट पेपर को जो है निरस्त किया गया है और भाजपा के उम्मीदवार को जिता दिया गया और नड्डा जी उस पर जो है बयान दे रहे हैं और खुशी जाहिर कर रहे हैं कि यह है डेमोक्रेसी। और वही सुप्रीम कोर्ट ने कितनी लताड़ लगाई, थोड़ी भी लोगों को शर्म नहीं आती और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट अपने यहां उसकी गिनती करा करके जो है और आपके उम्मीदवार को विजयी बना देता है। ठीक बात है। जहां तक समाजवादी विचारधारा की बात है, देखिए हम लोग तो लोहिया के अंग्रेजी हटाओ आंदोलन से प्रभावित हैं और उनके उन आंदोलन से पिछड़े बांधे, पिछड़ों ने बांधी है घाट, संसोपा ने बांधी है घाट, पिछड़े पाए 100 में 60। हम लोगों ने हमेशा सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी है, संविधान को बचाने की हमेशा लड़ाई लड़ी है और आज जो संविधान बचाने वाले लोग हैं, लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, जो आपसी सद्भाव बनाए रखना चाहते हैं इस देश में, जो गरीबों और किसानों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं इस देश में, वो आज एक तरफ है। और जो लोग संविधान को कुचल देना चाहते हैं, लोकतंत्र की हत्या कर देना चाहते हैं, आपसी मनमुटाव सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, गरीबों किसानों की बात सुनना नहीं चाहते, वो एक तरफ है। और जो समाजवादी विचारधारा का होगा सही मानों में जी, तो वो किसी भी कीमत पे वो डरेगा नहीं।
वो लालच में नहीं आएगा, वो मंत्री की पद प्रतिष्ठा और डर और भय से अपने को बदलेगा नहीं, या अपनी विचारधारा को त्याग करके दूसरी विचारधारा, ऐसी विचारधारा गोडसे की जो विचारधारा है, उस विचारधारा में जिन लोगों ने अंग्रेजों का साथ दिया, जिन लोगों ने इस देश की आजादी में कहीं कोई कुर्बानी नहीं दी, कोई लड़ाई नहीं लड़ी, वो ऐसे विचारधारा के साथ जो है चले जा रहे हैं। ये सही है कि तमाम लोगों के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, लालच दी जा रही है, धमकी दी जा रही है। ईडी सीबीआई इस पूरे देश में क्या कर रही है, किस तरीके से झारखंड में क्या हुआ, किस तरीके से बिहार में तेजस्वी यादव के ऊपर किस तरीके से उनके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है, किस तरीके से ममता बनर्जी के खिलाफ उनके भतीजे के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, किस तरीके से तमाम दल को तोड़ने की साजिश हो रही है हर तरीके से, क्योंकि ये सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी इंडिया घबराई हुई है, डरी हुई है कि हम तीसरी बार इस बार के चुनाव में हम लोकसभा में कहीं से आने वाले नहीं है, हम कहीं दर्शक दीर्घा में न चले जाएं। इसलिए ये हताशा और निराशा और डर और भय के कारण इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। लेकिन एक बात मैं बता देना चाहता हूं आपसे, ये विधायक जा रहे हैं, जनता नहीं जा रही जिन्होंने चुन के इनको भेजा है। अगर इनके अंदर हिम्मत होती, ताकत होती, ये मर्द होते तो सबसे पहले इस्तीफा दे देते और इस्तीफा दे करके जाते, या आज भी इस्तीफा दे करके, अगर उनके अंदर हिम्मत है तो इस्तीफा दे करके फिर से जनादेश लेकर के आते, तब जनता जानती कि हाँ इनके साथ जनता है। कुछ लोग, जी आपकी बात सही है, लेकिन आम जनता के बीच में जो पूरी तरह से राजनीति से जुड़ी हुई नहीं है, उसको एक संदेश तो देने में कामयाब हो गए कि इंडिया पूरी तरह से एकजुट नहीं है, हम जब चाहेंगे तब उसको तोड़ लेंगे। अभी तक आपने सही बात कहा कि वो अपनी एजेंसियों के माध्यम से डरा के, धमका के, पैसों का लालच दे करके, पद का लालच दे करके वो तोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये एक मैसेज पब्लिक के बीच में देने का काम तो कर ही रहे हैं कि आप कोई भी एक बार फिर से दुविधा में हो कि ये तो आपस में ही एक साथ एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। यूपी में भी यही हुआ, यहाँ की हिमाचल प्रदेश में भी यही हुआ। तो आखिर इसको कैसे रोकेंगे? देखिए, कुछ विधायकों के जाने से कहीं भी जनता का मनोबल नहीं टूटेगा। जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो जिस पार्टी से जुड़े हुए, उनके अंदर और एक जोश पैदा हो रहा है, हिम्मत आ रही है, ताकत आ रही है कि ये सरकार निकम्मी है और इस सरकार को किसी भी तरीके से उखाड़ फेंकना है। देखिए, मीडिया ने तो इसका बहुत प्रचार किया, लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में जी सुभा सपा के जो है विधायक ने क्रॉस वोटिंग किया सपा के समर्थन में, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। कर्नाटका में जो हुआ, भाजपा का एमएलए टूटा, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। और ऐसा नहीं कि विपक्ष चाहे तो इनके लोगों को, जहां जहां विपक्ष की सरकार है, इनको तोड़ न दे। ममता बनर्जी ने तो बहुत से इनके नेताओं को तोड़ दिया और बहुत से लोग टूटेंगे, और हम कहेंगे भी विपक्षी दल के नेताओं से, जहां जहां की इनकी सरकार है, कि जो ये रास्ता दिखा रहे हैं उस रास्ते पे ये भी चलने की कोशिश करें। ऐसे लोगों को भी जो है सबक सिखाने की जरूरत है। और हमारे बहुत से विधायक चले गए, ठीक है, चले जाए। बहुत से लोगों को स्वामी प्रसाद मौर्य जी से बड़ी एलर्जी थी, बहुत बोलते थे, कभी कहते थे मानसिक विक्षिप्त है, तो चले गए थे। उसके बावजूद भी फिर आप क्यों चले गए? आप उनके खिलाफ आप लोग बोलते थे। यही हमारे मनोज पांडे हो, चाहे चतुर्वेदी हो, अभय सिंह हो, या प्रताप सिंह वो है, ये तमाम लोग थे। वो तो गया, चले गए, उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया। आपके अंदर इतनी नैतिकता है साहस है, हिम्मत इनके अंदर, ये देंगे इस्तीफा।
उसने तो कहा कि हमारी नैतिकता है इस बात का जो है सवाल कर रही है, हमने इस्तीफा दे दिया। तो इनके अंदर अगर नैतिकता हो, ईमानदारी हो, सही सोच हो, तो ये भी इस्तीफा दे देते, लेकिन ये नहीं दे सकते हैं। इनको तो मलाई काटना है, इनको मलाई चाहिए, ये इस्तीफा नहीं देंगे। आए इस्तीफा दे करके फिर से चुनाव लड़के फिर से जीत करके जाए। तो हम तो यही कहेंगे कि जो डर गया सो मर गया। और समाजवादी जो होगा, सही मानों में हम लोगों की तरह से वो डरेगा। और दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हम लोग जैसे कार्यकर्ताओं को खरीद सके। हमको भी बहुत कोशिश की गई इधर उधर, लेकिन हम अपनी विचारधारा को किसी भी कीमत पे, जो समाजवादी होगा, सही मानों में होगा, जिसने जयप्रकाश नारायण और लोहिया के साथ देखा होगा, रहा होगा, वो कभी नहीं बदलेगा। चौधरी चरण सिंह के पौत्र भी चले गए, आज उनकी आत्मा चौधरी चरण सिंह की रो रही होगी। ये भी चले गए सत्ता के लालच में। आखिर माननीय अखिलेश यादव जी ने एक विधायक नहीं थे, इनके 9 विधायक बनवाने का काम किया, इनके राज्यसभा भेजने का काम किया। ये भी डर भय लालच में गए हैं। एक मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है, समाजवादी पार्टी के अंदर से भी ये मुद्दा उठ रहा है, और समाजवादी पार्टी के जो सहयोगी हैं उनके यहां से भी वो भी इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। और जैसे कल ही बार बार वो कह रही थी कि पल्लवी पटेल कि मैं पीडीए के साथ हूं। उनकी नाराजगी जो थी वो स्पष्ट रूप से एक कैंडिडेट को लेकर के थी, और उनका ये कहना था कि अगर पीडीए की वकालत अखिलेश कर रहे हैं तो जया बच्चन को टिकट देने का क्या आधार बनता है पीडीए में, ये कहां से फिट बैठती है। इसको लेकर के क्या कुछ रणनीतिक भूल हुई है समाजवादी नेतृत्व से? देखिए, अब जया बच्चन जी बहुत जमाने से जो है समाजवादी पार्टी से जुड़ी रही हैं, और पल्लवी पटेल जी का उनको लेकर के ऑब्जेक्शन था। लेकिन पीडीए में जो ईमानदार लोग हैं, जो समाजवादी हैं, सेकुलर हैं, चाहे वो किसी भी जात बिरादरी के हो, उनके लिए हमारे यहां जगह है। और पीडीए का मतलब ये नहीं है कि वो हमसे बाहर है। हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस, हमारी फर्स्ट लड़ाई पीडीए की है। हम पीडीए को ही आगे लेके चलना चाह रहे हैं, और हमारे साथ जो आएगा हम सबका स्वागत करते हैं। लेकिन हम अपने माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी ये मांग जरूर करेंगे, जैसे कि आपने कहा कि मैंने पहले भी बोला था और आज भी कह रहा हूं, कि ऐसे लोगों पर निगाह रखनी चाहिए और ऐसे लोगों को तत्काल पार्टी से निकाल देना चाहिए, ताकि और जो लोग भी गद्दार हमारे पार्टी में हो उनका मनोबल टूटे और हमारे कार्यकर्ताओं में जोश आए, जनता में जोश आए कि हमारी पार्टी ने इनके खिलाफ सख्त कदम उठाने का काम किया। और निगरानी भी ऐसे नेताओं के ऊपर रखनी चाहिए जो इस तरीके की बात करते हो या भाषा बोलते हो, उससे सतर्क हो जाना चाहिए कि ये जरूर इनके अंदर कोई ना कोई जो है गड़बड़ी है, जो इस तरीके की भाषा बोलते हैं। और हम लोग को ये पता चल गया था, हमको खासतौर से ये अंदाजा लग गया था कि ऐसे लोग कहीं ना कहीं से ये लोग गद्दारी करेंगे, और इन लोगों ने गद्दारी किया। और विधायक जा रहे हैं, जनता हमारे साथ आ रही है। देखिए कितने लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। अभी देखिए बसपा के तमाम लोग जो है, जो अभी सांसदी का चुनाव लड़े थे, उपचुनाव में आजमगढ़ से, ये सब लोग जो है आज जो है ज्वाइन करने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी को। तो जो जिसकी विचारधारा अंबेडकर जी से जुड़ी हुई है, महात्मा गांधी से जुड़ी हुई है, लोहिया जी से जुड़ी हुई है, ये तमाम विचारधारा के लोग एक साथ इकट्ठा होंगे, आएंगे, और इन्हीं लोगों के बीच में अब आने वाला 2024 के लोकसभा का चुनाव का इलेक्शन होगा। अखिलेश जी ने कल चुनाव के बाद ये भी कहा है कि मैंने अपनी रणनीति के तहत तीसरा उम्मीदवार खड़ा किया था, ताकि ये पता चल सके कि कौन कौन से लोग गद्दार हैं पार्टी में।
अब वो साफ हो गए हैं और तस्वीर साफ हो गई है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तस्वीर साफ हो गई, गद्दारों का चेहरा जनता के सामने आ गया और जनता ने देख लिया कि यही वो लोग थे जो समाजवादी पार्टी के जड़ में जो है मट्ठा डाल रहे थे, गर्म पानी डाल रहे थे। चेहरा साफ हो गया, जनता ने देख लिया। अब आने वाले दिनों में जनता इसका जवाब देगी। और हम तो ये भी मांग किए थे, हमने लिखा भी था एक पोस्ट, तो उसमें भी मैंने कहा था कि अब जो लोकसभा और विधानसभा का टिकट दिया जाए तो उसमें कर्मठ और ऐसे लोगों को ही टिकट दिया जाए जिनके ऊपर पूरा भरोसा हो कि ये पार्टी छोड़ के कहीं जाने वाले नहीं। हालांकि किसी की पेशानी पे लिखा हुआ नहीं है, जी जी जी, लेकिन जो ये कानून भी है 1/3 पे चले जाए तो मान्यता मिल जाती है, इसको भी रद्द कर दिया जाना चाहिए। हम इसको नहीं मानते। बनना कानून ये चाहिए कि अगर एक भी विधायक एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाता है तो सबसे पहले वो इस्तीफा दे और तब फिर दूसरी पार्टी में जाए। ठीक बात कह रहे हैं आप। ये एक बड़ा इशू है, क्योंकि इस दल बदल को रोकने के लिए ही दल बदल विरोधी कानून ले आया गया, लेकिन उस इफेक्टिव नहीं है, अफेक्टिव नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। कानून ये होना चाहिए कि अगर एक दल छोड़ के आप दूसरे दल में जा रहे तो आप अपने पहले राज्यसभा हो, विधानसभा हो, लोकसभा हो, विधान परिषद हो, कोई भी हो, आप इस्तीफा दीजिए और तब जो है फिर दूसरी पार्टी आप भाई होना तो यही चाहिए कि आप जब आम चुनाव में एक विचारधारा के साथ जाकर जनता के बीच में जाते हैं और वहां से चुनाव जीत करके आते हैं, विचारधारा पे आप वोट लेते हैं जी, और दूसरे विचारधारा में पलट जाते हैं अपने लाल। तो ये तो जहां से आप जीत करके आ रहे हैं वहां के मतदाताओं ने उस विचारधारा को अपना मत दिया था, व्यक्तिगत आपका चेहरा देख करके कोई मत नहीं दिया था। ऐसे में ये सीधे सीधे उन मतदाताओं के साथ भी धोखा है। उन्होंने अगर पूरा देश भर में एक बड़ी पार्टी का राज्य है, यूपी में भी वो स्थितियां बनी हुई हैं, तो लोग अगर उन्हीं को जिताना चाहते वो पहले ही उनका कैंडिडेट वहां था, उसको जिताए होते, आपको क्यों जिताते? देखिए एक बात मैं कहूं, शफीकुर रहमान साहब नहीं रहे, चले जी। हाँ, हम लोग इस वार्ता के दौरान थोड़ा सा हम लोगों से चूक हुई है। अभी से भी हम उनके साथ रहे हैं। जी जी, जनता दल में मैं महासचिव था, वो सचिव थे प्रदेश के। हम उनका पोता है, लड़का है, जो बाप की मैयत पड़ी हुई है, लेकिन अपने विचारधारा को कायम रखते हुए, पार्टी से निष्ठा रखते हुए, वो बाप की मैयत में नहीं जा रहा है और आकर के सबसे पहले समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को वोट दे रहा है। ये कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल, वो चाहता तो बहाना बना देता। हाँ, जैसे एक समाजवादी विधायक सब कुछ होते हुए भी नहीं गए। वो भाजपा से मिली हुई थी, भाजपा उनको अपने पति को छुड़वाना है, भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं, तो वो उन्होंने भी भाजपा का साथ दिया। तो विचारधारा ऐसी होनी चाहिए, समर्पण ऐसा होना चाहिए कि लाख कुछ भी हो, हम जिस पार्टी में है उस पार्टी के लिए ही मरेंगे जिएंगे। जी जी, शफीकुर रहमान बर्क साहब नहीं है, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, वो लोकसभा के कैंडिडेट भी थे। जी जी, सबसे पहले उनका नाम ऐलान किया था माननीय अखिलेश यादव जी ने। जी, आज वो हमारे बीच में नहीं है। हाँ, ठीक बात है, लेकिन आपने एक चीज अच्छी बताई। ये जो बीजेपी का खेल है, लगातार 2014 से जो खेल शुरू हुआ है और अब तक हुआ है कि विपक्ष के लोगों को तोड़ो, उनको डराओ, उनको धमकाओ, व्यक्तिगत तौर पर डराओ धमकाओ, उनको तोड़ करके अपनी पार्टी में मिला लो या फिर अपने गठबंधन में मिला लो।
तो ये दो चीजें हैं। निश्चित तौर पर आपने एक सवाल, एक मुद्दा बहुत अच्छा उठाया है कि जो दल विरोधी कानून है उसमें व्यापक संशोधन की जरूरत है और उसे इतना सख्त बनाया जाना चाहिए ताकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अपने अंतिम समय में इस तरह की राजनीति करने से बाज आए, उसे भी डर लगे कि उसका राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो सकता है अगर वो इस तरह की हरकत करता है। और एक बात और कहना चाहेंगे हम, देखिए ये खेला तो कर रहे हैं, बिहार में भी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी किए, हिमाचल में भी किए, और इनको डर इस बात का है कि अभी जिस तरीके से तेजस्वी यादव के साथ भीड़ उमड़ रही है जी, जिस तरीके से सोरेन जी को गिरफ्तार करने के बावजूद, हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने के बावजूद सरकार बच गई, जिस तरीके से आगरा में राहुल गांधी जी के साथ माननीय अखिलेश यादव जी के साथ जिस तरीके से भीड़ उमड़ पड़ी, और जिस तरीके से जो जनता में एक संदेश जा रहा है, इससे भी भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। और जो इसका मंशा था कि इनके अंदर गठबंधन नहीं हो पाएगा, तो बंगाल में भी होने जा रहा है, अरविंद केजरीवाल के साथ भी हो गया, कश्मीर में भी होने जा रहा है, हर जगह गठबंधन होगा। इसीलिए भाजपा की नींद उड़ी हुई है, हमारे प्रधानमंत्री जी की नींद उड़ी हुई है, और वो जो है हर तरीके से साम दाम दंड भेंट जो मुहावरा है वो इस्तेमाल करके जो है हमको कमजोर करना चाह रहे हैं। लेकिन कहीं से भी हमारे कार्यकर्ताओं का या जनता तो देख रही है ना कि क्या हो रहा है इस देश में। आप बताइए, अभी पेपर लीक हो गया, 6 लाख नौजवानों ने जो है पर्चा एग्जाम दिया, उसके बाद पर्चा लीक हो गया। अब 6 महीने के बाद एग्जाम होगा। अभी एक प्रयागराज में जो इलेक्शन एग्जाम हुआ, वो आज आंदोलनरत है, किस तरीके से उनको लाठी मारा जा रहा है। तो ये नौजवान भी देख रहा है, किसानों के साथ क्या हो रहा है, किसान भी देख रहा है, हम भी देख रहे हैं हमारे साथ क्या हो रहा है। तमाम लोग देख रहे हैं ना कितनी महंगाई है, कितनी बेरोजगारी। कभी आज तक हमारे प्रधानमंत्री जी का जबान खुला होगा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के ऊपर? कभी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया होगा? वो तो पैसा दे दे के भीड़ इकट्ठा कर लेना। अभी इलेक्टोरल बॉन्ड आ गया है ना, तो उससे भी इनको इतनी धारा में उसको भी बदल देंगे। ये 2 नंबर का सारा पैसा इनके पास आ रहा है, सारा पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, उसी पैसे से तो लोग खरीदे जा रहे हैं जी। तो ये सब तमाम चीजें हैं, और चतुर्वेदी जी जनता ये देख रही है, और यकीनन 2024 के लोकसभा के चुनाव में जनता इसका जवाब देगी। और अगर कहीं से कोई गलती होगी ना, हम बहुत पहले से कह रहे हैं, आज हमारे खड़गे जी भी बोल रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जी भी बोल रहे हैं, हम 2-3 बरस से लगातार बोल रहे हैं कि अगर ये सरकार फिर आ जाएगी, खुदा न खास्ता कि नहीं हमारी कमजोरियों और गलतियों की वजह से, तो फिर इस देश में चुनाव नहीं होगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा, संविधान नहीं बचेगा, सांप्रदायिक सौहार्द नहीं बचेगा। फिर उसी तरीके से चुनाव होगा रशिया और जैसे एक सवाल मैंने आपसे किया कि समाजवादी विचारधारा के लोग किस तरह से टूट करके ठीक अपोजिट विचारधारा में चले जाते हैं, आपने उसका जवाब दिया। अगर हम विचारधारा को भी छोड़ दें, आप इसी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी को आज की तारीख में देख रहे हैं, जो कि न घर के रहे न घाट के रहे। कमोबेश यही स्थिति बिहार में नीतीश कुमार जी के साथ है। ये सारा कुछ देखने के बाद, समझने के बाद भी दिमाग में ये कैसे आ सकता है कि हम आज अगर एक वोट अपना दे करके इनको जिता देते हैं, तो उसके बाद हमारे उस एक वोट की जो कीमत है, उस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा वजूद फिर कल क्या होगा। उसकी फिक्र इनको नहीं है।
हमारा कल क्या होने वाला है, ये डरे हुए लोग हैं, बिके हुए लोग हैं। हमारा मैंने व्यक्तिगत उनके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूं। हमारा मतलब आपकी अपनी एक टीम है, आपके विचारधारा की एक समाज है, उसको छोड़ करके आप दूसरी तरफ चले जा रहे हैं। एक हो सकता है कि छोटा सा कोई प्रलोभन हो, या हमारी प्रलोभन, हाँ, वक्ती फायदा जी, या फिर हमारी आपकी किसी एक बात को लेकर के हमसे आपसे कोई मतभिन्नता हो सकती है, लेकिन उसके लिए हम क्या अपनी वैचारिकी को खत्म कर देंगे? ऐसा है कि लोकतंत्र में और राजनीतिक पार्टियों में मतभेद होता है जी, मनभेद नहीं होता है। लेकिन ऐसे ये लोग हैं जिनको एक बहाना चाहिए। एक देहात में कहावत है ना, रोवे के रहनी अखी खुदा गई। जी, तो ऐसे लोग जिनको जाना है वो कोई ना कोई बहाना बना के, और वो चौधरी चरण सिंह जी को जो मिल गया भारत रत्न, तो वो उनके लिए बहाना मिल गया। नीतीश जी के लिए कर्पूरी ठाकुर जी को मिल गया, तो वो बहाना मिल गया। कर्पूरी ठाकुर जी के खिलाफ भाजपा और जनसंघ ने क्या क्या नहीं किया, क्या क्या गाली नहीं दिया, ये हमारे नीतीश जी को याद नहीं है। हमारे जयंत चौधरी को याद नहीं है कि चरण सिंह की सरकार को इन्हीं लोगों ने गिराया, इन्हीं लोगों ने इनके वाले पिताजी के मकान से घसीट के निकाला, ये इनको याद नहीं है। वक्ती लाभ के लिए ये जा रहे किसान मारे जा रहे हैं, तो इनको ये समझ में नहीं आ रहा। आप कहेंगे कि हम किसानों के नेता हैं। आज किसानों के साथ क्या हो रहा है? हिम्मत होती तो आके किसानों के लिए खड़े हो जाते, लेकिन किसानों के लिए खड़े नहीं होंगे। इनको तो चाहिए मंत्री पद। तो बहरहाल सब किसान भी देख रहे हैं, आज तमाम किसान लामबंद हो रहे धीरे धीरे ना। उसी तरीके से ड्राइवर लामबंद हुए, जनता लामबंद होगी, तमाम लोग लामबंद होंगे, तमाम सेकुलर ताकतें लामबंद होंगी, और सब लामबंद होकर के इस सरकार के चेहरे को बेनकाब करेंगे। और आप देखिएगा, जिस दिन तमाम विपक्षी दल के लोग एक मंच पे इकट्ठा होकर के चलने लगेंगे, तो फिर इस सरकार फिर तानाशाही पे उतर आएगी। और जो भी हो सकता है, जो भी कर सकते हैं, ये करने का काम करेंगे लोग। 3 तारीख को पटना में जो रैली गांधी मैदान में होने जा रही है, आप देख लीजिएगा, ऐतिहासिक होगी। जिस तरीके से आगरा में भीड़ आई थी ना, ऐतिहासिक। जो भी हमारा जो है गठबंधन की रैली होगी, वो ऐतिहासिक होगी। हम लोगों को गाड़ियों में लाद के नहीं ले जाते हैं, ये पैसा दे करके, खाना दे करके गाड़ियों में भर भर के मुर्दों की तरफ से ले जाया जाता है। हमारे रैलियों में जिंदे लोग आते हैं। ठीक बात। हाँ, जिंदा कौम जो है वो आती है, मरी हुई कौम नहीं आती है। और आप देखिएगा 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है, कि किस तरीके से हमारे साथ जनता खड़ी होगी। हम एक कदम चलेंगे तो 10 कदम चलने का काम करेगी। ठीक कहा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। जैसा कि दर्शकों लारी साहब ने बताया, उन्हें पूरा विश्वास है कि ये विधायकों की खरीद फरोख्त करके राज्यसभा में अपनी संख्या भले बढ़ा ले बीजेपी या एनडीए गठबंधन, लेकिन आने वाला जो 2024 का महासमर होगा, वो जनता के बीच जाकर के लड़ाई होगी। जनता जिन्हें भेज चुकी है, ऐसे लोगों को भी देख रही है। अगर वो दोबारा मैदान में आते हैं तो उनको भी जवाब मिलेगा। और ये जो कुछ तोड़फोड़ की राजनीति चल रही है, निश्चित तौर पर जनता उसका भी जवाब देगी। और मैं फिर कहूंगा कि लारी साहब ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है, और ये जो मांग उन्होंने की है, इस मांग को आगे बढ़ाने की जरूरत है कि दल बदल जो कानून है उसको और मजबूत किया जाए, ताकि इस तरह की पुनरावृत्ति देश में आगे कभी न हो। लोकतंत्र बचा रहे, संविधान बचा रहे। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आपसे एक निवेदन, आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हम आपको के सामने इस तरह की चर्चाओं को लेकर के लगातार आते रहेंगे। आपको वीडियो
लगातार जैसा भी लगा हो आप उसकी प्रतिक्रिया दें, इसे लाइक करें और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। नमस्कार।